14 साल तक निरंतर मानसिक वेदना और शारीरिक यातना भोगने के बाद आइवन ओखोस्टक जेल से निकला, पर उस पक्षी की भांति नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन होकर निकला हो, बल्कि उस सिंह की भांति जिसे कटघरे की दीवारों ने और भी भयंकर तथा और भी रक्त लोलुप बना दिया हो। उसके अंतः स्थल में एक द्रव ज्वाला उमड़ रही थी, जिसने अपने ताप से उसके बलिष्ठ शरीर, सुडौल अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाषाओं को झुलस डाला था। और आज उसके अस्तित्व का एक एक अणु, एक एक चिंगारी बना हुआ था, क्षुधित, चंचल और विद्रोहमय। जेलर ने उसे तौला। प्रवेश के समय 2 मन 30 सेर था, आज केवल 1 मन 5 सेर। जेलर ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो आइवन। अगर जरा भी पथ्य हुआ तो बुरा होगा। आइवन ने अपनी हड्डियों के ढांचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अग्निमय प्रवाह का अनुभव करता हुआ बोला, कौन कहता है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ? तुम खुद देख रहे होगे। दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी, आइवन नहीं मरेगा मिस्टर जेलर। 100 वर्ष तक नहीं, विश्वास रखिए। आइवन इसी प्रकार वहकी बातें किया करता था, इसलिए जेलर ने ज़्यादा परवाह न की। सब उसे अर्थविक्षिप्त समझते थे। कुछ लिखा पढ़ी हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तकें मंगवाई गईं, पर वे सारे सूट अब उसे उतारे हुए से लगते थे। कोटों की जेबों में कई नोट निकले, कई नगद रुपये। उसने सब कुछ वहीं जेलर के वार्डरों और निम्न कर्मचारियों को दे दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया हो। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता आइवन, तुम सरकारी आदमियों को रिश्वत नहीं दे सकते। आइवन साधु भाव से हंसा, यह रिश्वत नहीं है मिस्टर जेलर। इन्हें रिश्वत देकर अब मुझे इनसे क्या लेना देना है? अब ये आप प्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या देंगे? यह उन कृपाओं का धन्यवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या, मेरा यहाँ 14 घंटे रहना असह्य हो जाता। जब वह जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे अन्य कर्मचारी उसके पीछे उसे मोटर तक पहुँचाने चले। 15 साल पहले आइवन मॉस्को के संपन्न और संभ्रांत कुल का दीपक था। उसने विद्यालय में ऊंची शिक्षा पाई थी, खेल में अभ्यस्त था, निर्भीक था, उदार और सहृदय था, दिल आईने के भांति निर्मल, सील का पुतला, दुर्बलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती। उसके साथ हेलेन नाम की एक युवती पढ़ती थी, जिस पर विद्यालय के सारे युवक प्राण देते थे। वह जितनी रूपवान थी उतनी ही तेज थी, बड़ी कल्पनाशील, पर अपने मनोभावों को ताले में बंद रखने वाली। आइवन में क्या देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई, यह कहना कठिन है। दोनों में लेस मात्रा भी सामंजस्य न था। आइवन सैर और शराब का प्रेमी था, हेलेन कविता और संगीत और नृत्य पर जान देती थी। आइवन की निगाह में रुपए केवल इसलिए थे कि दोनों हाथों से उड़ाए जाए। हेलेन अत्यंत कृपण। आइवन को लेक्चर हॉल कारागार लगता था, हेलेन इस सागर की मछली थी। पर कदाचित वह विभिन्नताएं ही उनमें स्वाभाविक आकर्षण बन गई, जिसने अंत में विकल प्रेम का रूप लिया। आइवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स्वीकार कर लिया, और दोनों किसी शुभ मुहूर्त में पारिग्रहण करके सुहागरात बिताने के लिए किसी पहाड़ी जगह में जाने के मंसूबे बांध रहे थे कि सहसा राजनीतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलेन पहले से ही राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी। आइवन भी उसी रंग में रंग उठा। खानदान का रईस था, उसके लिए प्रजा पक्ष लेना एक महान तपस्या थी। इसलिए जब कभी वह इस संग्राम में हताश हो जाता तो हेलेन उसकी हिम्मत बढ़ाती और आइवन उसके स्नेह और अनुराग से प्रभावित होकर अपनी दुर्बलता पर लज्जित हो जाता। इन्हीं दिनों उक्रायन प्रांत की सूबेदारी पर
रोमनाफ नाम का एक गवर्नर नियुक्त होकर आया। बड़ा ही कट्टर, राष्ट्रवादियों का जानी दुश्मन। दिन में 2-4 विद्रोहियों को जब तक जेल न भेज लेता उसे चैन न आता। आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें साइबेरिया भिजवा दिया। कृषकों की सभाएं तोड़ दी, नगर की म्यूनिसिपैलिटी तोड़ दी, और जब जनता ने अपना रोष प्रकट करने के लिए जलसे किए तो पुलिस से भीड़ पर गोलियां चलवाईं, जिससे कई बेगुनाहों की जानें गईं। मार्शल लॉ जारी कर दिया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोग मारे डर के घरों से ना निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक की तलाशी लेती थी और उसे पीटती थी। हेलेन ने कठोर मुद्रा से कहा, यह अंधेर तो अब नहीं देखा जाता आइवन, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। आइवन ने प्रश्न भरी आंखों से देखा। उपाय? हम क्या कर सकते हैं? हेलेन ने उसकी जड़ता पर खिन्न होकर कहा, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं हाथों से उसका अंत कर दूंगी। आइवन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। तुम समझती हो उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डब्बों में सफर करता है। मुझे तो असंभव सा लगता है हेलेन, बिल्कुल असंभव। हेलेन कई मिनट तक चाय बनाती रही। फिर 2 प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुंह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी विचार में तन्मय हो रही थी। सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों में तेज भरकर बोली, यह सब कुछ होते हुए भी मैं उसे कत्ल कर सकती हूँ आइवन। आदमी एक बार अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूँगी? मैं उससे राहो रश्म पैदा करूँगी, उसका विश्वास प्राप्त करूँगी, उसे इस भ्रांति में डालूंगी कि मुझे उससे प्रेम है। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा ही रहता है। मैं तो समझती हूँ कि रोमनाफ की यह दामन नीति उसकी अवरुद्ध अभिलाषा की गांठ है और कुछ नहीं। किसी मायाविनी के प्रेम में असफल होकर उसके हृदय का रस रेत सूख गया है। वहाँ रस का संचार करना होगा, और किसी युक्ति का एक मधुर शब्द, एक सरल मुस्कान भी जादू का काम करेगी। ऐसों को तो वह चुटकियों में अपने पैरों पर गिरा सकती है। तुम जैसे सैलानियों को रिझाना इससे कहीं कठिन है। अगर तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं रूपहीन नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा कार्य सफल होगा। बतलाओ, मैं रूपवती हूँ या नहीं? उसने तिरछी आंखों से आइवन को देखा। आइवन इस भाव विलास पर मुग्धा होकर बोला, तुम यह मुझसे पूछती हो हेलेन? मैं तो तुम्हें संसार की। हेलेन ने उसकी बात काटकर कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम मूर्ख हो आइवन। इस नगर में नहीं, हमारे विद्यालय में ही मुझसे कहीं रूपवती बालिकाएं मौजूद हैं। हाँ, तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम कुरूपा नहीं हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें संसार का सबसे रूपवान युवक समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ जो चेहरे मुहरे में तुमसे कहीं बढ़कर है, मगर तुम में कोई ऐसी वस्तु है जो तुम ही में है, और वह मुझे और कहीं नजर नहीं आती। तो मेरा कार्यक्रम सुनो। 1 महीने तो मुझे उससे मेल करते लगेगा, फिर वह मेरे साथ सैर करने निकलेगा, और तब एक दिन हम और वह दोनों रात को पार्क में जाएंगे और तालाब के किनारे बेंच पर बैठेंगे। तुम उसी वक्त रिवॉल्वर लिए आ जाओगे और वहीं पृथ्वी उसके बोझ से हल्की हो जाएगी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, आइवन एक रईस का लड़का था और क्रांतिमय राजनीति से उसका हार्दिक प्रेम न था। हेलेन के प्रभाव से कुछ मानसिक सहानुभूति अवश्य पैदा हो गई थी, और मानसिक सहानुभूति प्राणी को संकट में नहीं डालती। उसने प्रकट रूप से तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ संदिग्धता भाव से बोला, यह तो सोचो हेलेन, इस तरह की हत्या कोई मानुषी कृत्य है?
हेलेन ने तीखेपन से कहा। दूसरों के साथ मानुषी व्यवहार नहीं करता, उसके साथ हम क्यों मानुषी व्यवहार करें? क्या यह सूर्य की भांति प्रकट नहीं है कि यह सैकड़ों परिवार इस राक्षस के हाथों तबाह हो रहे हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम न जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्टाचरण को देखती हूँ तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मैं सच कहती हूँ, जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है मेरी बोटी बोटी हिंसा के आवेग से कांपने लगती है। अगर मेरे सामने कोई उसकी खाल भी खींच ले तो मुझे दया न आए। अगर तुम में इसका साहस नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी। हाँ, देख लेना मैं कैसे उस कुत्ते को जहन्नुम पहुँचाती हूँ। हेलेन का मुखमंडल हिंसा के आवेग से लाल हो गया। आइवन ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है हेलेन। मेरा यह आशय न था कि मैं इस काम में तुम्हें सहयोग न दूंगा। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारी आत्मा देश की दुर्दशा से कितनी विकल है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि यह काम इतना आसान नहीं है और हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा। हेलेन ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम इसकी कुछ चिंता न करो आइवन। संसार में मेरे लिए जो वस्तु सबसे प्यारी है उसे दांव पर रखते हुए क्या मैं सावधानी से काम न लूँगी? लेकिन तुमसे एक याचना करती हूँ, अगर इस बीच में कोई ऐसा काम करूँ जो तुम्हें बुरा मालूम हो तो तुम मुझे क्षमा करोगे ना? आइवन ने विस्मय भरी आंखों से हेलेन के मुख की ओर देखा। उसका आशय उसकी समझ में न आया। हेलेन डरी। आइवन कोई नई आपत्ति तो नहीं खड़ी करना चाहता। आश्वासन के लिए अपने मुख को उसके आतुर आधारों के समीप ले जाकर बोली, प्रेम का अभिनय करने में मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा जिस पर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार है। मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझ पर संदेह न करने लगो। आइवन ने उसे कर पास में लेकर कहा, यह असंभव है हेलेन। विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। अंतिम शब्द कहते कहते उसकी आंखें झुक गईं। इन शब्दों में उदारता का जो आदर्श था वह उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, वह यही सोचने लगा। इसके 3 दिन पीछे नाटक का सूत्रपात हुआ। हेलेन अपने ऊपर पुलिस के निराधार संदेह की फरियाद लेकर रोमनॉफ से मिली और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस के अधिकारी उससे केवल इसलिए असंतुष्ट हैं कि वह उनके कलुषित प्रस्तावों को ठुकरा रही है। यह सत्य है कि विद्यालय में उसकी संगति कुछ उग्र युवकों से हो गई थी, पर विद्यालय से निकलने के बाद उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। रोमनॉफ जितना चतुर था उससे कहीं चतुर अपने को समझता था। अपने 10 साल के अधिकारी जीवन में उसे किसी ऐसी रमणी से शादी करना पड़ा था जिसने उसके ऊपर इतना विश्वास करके अपने को उसकी दया पर छोड़ दिया हो। किसी धन लेलुप की भांति सहसा यह धनराशि देखकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अपनी समझ में तो वह हेलेन से उग्र युवकों के विषय में ऐसी बहुत सी बातों का पता लगाकर फूला न समाया जो खुफिया पुलिस वालों को बहुत सिर मारने पर भी ज्ञात न हो सकी थी। पर इन बातों में मिथ्या का कितना मिश्रण है वह न भाप सका। इस आधा घंटा में एक युवती ने एक अनुभवी अफसर को अपने रूप की मदिरा से उन्मत्त कर दिया था। जब हेलेन चलने लगी तो रोमनॉफ ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, मुझे आशा है यह हमारी आखिरी मुलाकात न होगी। हेलेन ने हाथ बढ़ाकर कहा, हुजूर ने जिस सौजन्य से मेरी विपत्ति कथा सुनी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कल आप तीसरे पहर यहीं चाय पिए। रब्त जब्त बढ़ने लगा। हेलेन आकर रोज की बातें आइवन से कह सुनाती। रोमनॉफ वास्तव में जितना बदनाम है उतना बुरा नहीं, वह बड़ा रसिक, संगीत और कला का प्रेमी और शील तथा विनय की मूर्ति है। इन थोड़े ही दिनों में हेलेन से उसकी घनिष्ठता हो गई है और किसी अज्ञात रीति से नगर में पुलिस का अत्याचार कम होने लगा है। अंत में वह निश्चित तिथि आई। आइवन और हेलेन दिन भर बैठे बैठे इसी प्रश्न पर विचार करते रहे। आइवन का मन आज बहुत चंचल हो रहा था। कभी अकारण ही हंसने लगता, कभी अनायास ही रो पड़ता।
शंका, प्रतीक्षा और किसी अज्ञात चिंता ने उसके मनोसागर को इतना अशांत कर दिया था कि उसमें भावों की नौकाएं डगमगा रही थीं। न मार्ग का पता था, न दिशा का। हेलेन भी आज बहुत चिंतित और गंभीर थी। आज के लिए उसने पहले ही से सजीले वस्त्र बनवा रखे थे। रूप को अलंकृत करने के न जाने किन किन विधानों का प्रयोग कर रही थी, पर इसमें किसी योद्धा का उत्साह नहीं, कायर का कंपन था। सहसा आइवन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम आज इतनी मायाविनी हो गई हो हेलेन कि मुझे न जाने क्यों तुमसे भय हो रहा है। हेलेन मुस्कुराई। उस मुस्कान में करुणा भरी हुई थी। मनुष्य को कभी कभी कितने ही अप्रिय कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। आइवन, आज मैं सुधा से विष का काम लेने जा रही हूँ। अलंकार का ऐसा दुरुपयोग तुमने कहीं और देखा है? आइवन उड़े हुए मन से बोला, इसी को राष्ट्रीय जीवन कहते हैं। यह राष्ट्रीय जीवन है, यह नरक है, मगर संसार में अभी कुछ दिन और इसकी जरूरत होगी। यह अवस्था जितनी जल्द बदल जाए उतना ही अच्छा। पासा पलट चुका था। आइवन ने गर्म होकर कहा, अत्याचारियों को संसार में फलने फूलने दिया जाए, जिससे एक दिन इनके कांटों के मारे पृथ्वी पर कहीं पांव रखने की जगह न रहे। हेलेन ने कोई जवाब न दिया, पर उसके मन में जो अवसाद उत्पन्न हो गया था वह उसके मुख पर झलक रहा था। राष्ट्र उसकी दृष्टि में सर्वोपरि था। उसके सामने व्यक्ति का कोई मूल्य न था। अगर इस समय उसका मन किसी कारण से दुर्बल भी हो रहा था तो उसे खोल देने का उसमें साहस न था। दोनों गले मिलकर विदा हुए। कौन जाने यह अंतिम दर्शन हो। दोनों के दिल भारी थे और आंखें सजल। आइवन ने उत्साह के साथ कहा, मैं ठीक समय पर आऊँगा। हेलेन ने कोई जवाब न दिया। आइवन ने फिर सा अनुरोध कहा, खुदा से मेरे लिए दुआ करना हेलेन। हेलेन ने जैसे रोते हुए गले से कहा, मुझे खुदा पर भरोसा नहीं है। मुझे तो है, कब से, जब से मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई। वह वेग के साथ चला गया। संध्या हो गई थी और 2 घंटे के बाद ही उस कठिन परीक्षा का समय आ जाएगा जिससे उसके प्राण कांप रहे थे। वह कहीं एकांत में बैठकर सोचना चाहता था। आज उसे ज्ञात हो रहा था कि वह स्वाधीन नहीं है। बड़ी मोटी जंजीर उसके एक एक अंग को जकड़े हुए थी। इन्हें वह कैसे तोड़े? 10 बज गए थे। हेलेन और रोमनाफ पार्क के एक कुंज में बेंच पर बैठे हुए थे। तेज बर्फीली हवा चल रही थी। चांद किसी क्षीण आशा की भांति बादलों में छिपा हुआ था। हेलेन ने इधर उधर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, अब तो देर हो गई, यहाँ से चलना चाहिए। रोमनाफ ने बेंच पर पांव फैलाते हुए कहा, अभी तो ऐसी देर नहीं हुई है हेलेन। कह नहीं सकता जीवन के यह क्षण स्वप्न हैं या सत्य, लेकिन सत्य भी हैं तो सपने से अधिक मधुर और सपने भी हैं तो सत्य से अधिक उज्जवल। हेलेन बेचैन होकर उठी और रोमनाफ का हाथ पकड़कर बोली, मेरा जी आज कुछ चंचल हो रहा है, सिर में चक्कर सा आ रहा है, चलो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रोमनाफ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बैठाते हुए कहा, लेकिन मैंने मोटर तो 11 बजे बुलाई है। हेलेन के मुख से चीख निकल गई। 11 बजे? हाँ, अब 11 बजा चाहते हैं, आओ तब तक और कुछ बातें हों। रात तो काली बला सी मालूम होती है। जितनी ही देर उसे दूर रख सकूं उतना ही अच्छा। मैं तो समझता हूँ उस दिन तो मेरे सौभाग्य की देवी बनकर आई थी हेलेन, नहीं तो अब तक मैंने ना जाने क्या क्या अत्याचार किए होते। उस उदार नीति ने वातावरण में जो शुभ परिवर्तन कर दिया उस पर मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है। महीनों के दमन ने जो कुछ न कर पाया था वह दिनों के आश्वासन ने पूरा कर दिखाया, और इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ हेलेन, केवल तुम्हारा। पर खेद यही है कि हमारी सरकार दवा करना नहीं जानती, केवल मारना जानती है। जार के मंत्रियों में अभी से मेरे विषय में संदेह होने लगा है और मुझे यहाँ से हटाने का प्रस्ताव हो रहा है। सहसा टार्च का चकाचौंधा पैदा करने वाला प्रकाश
बिजली की भांति चमक उठा और रिवॉल्वर छूटने की आवाज़ आई। उसी वक्त रोमनाथ ने उछलकर आइवन को पकड़ लिया और चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, खून, हेलेन, तुम यहाँ से भागो। पार्क में कई संतरी थे, चारों ओर से दौड़ पड़े। आइवन घिर गया। एक क्षण में न जाने कहां से टाउन पुलिस, सशस्त्र पुलिस, गुप्त पुलिस और सवार पुलिस के जत्थे आ पहुंचे। आइवन गिरफ्तार हो गया। रोमनाथ ने हेलेन से हाथ मिलाकर संदेह के स्वर में कहा, यह आइवन तो वही युवक है जो तुम्हारे साथ विद्यालय में था। हेलेन ने क्षुब्ध होकर कहा, हाँ है, लेकिन मुझे इसका जरा भी अनुमान न था कि वह क्रांतिकारी हो गया है। गोली मेरे सिर पर से सनसन करती हुई निकल गई। या ईश्वर, मैंने दूसरा फायर करने का अवसर ही न दिया। मुझे इस युवक की दशा पर दुख हो रहा है। हेलेन, ये अभागी समझते हैं कि इन हत्याओं से भी देश का उद्धार कर लेंगे। अगर मैं मर ही जाता तो क्या मेरी जगह कोई मुझसे भी ज़्यादा कठोर मनुष्य न आ जाता? लेकिन मुझे जरा भी क्रोध, दुख या भय नहीं है। हेलेन, तुम बिल्कुल चिंता न करना। चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। रास्ते भर रोमनाथ इस आघात से बच जाने पर अपने को बधाई और ईश्वर को धन्यवाद देता रहा और हेलेन विचारों में मग्न बैठी रही। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में अभियोग चला और हेलेन सरकारी गवाह थी। आइवन को मालूम हुआ कि दुनिया अंधेरी हो गई है और वह उसकी अथाह गहराई में धंसता चला जा रहा है। 14 बरस के बाद आइवन रेलगाड़ी से उतरकर हेलेन के पास जा रहा है। उसे घर वालों की सुध नहीं है। माता और पिता उसके वियोग में मरणासन हो रहे हैं। इसकी उसे परवाह नहीं है। वह अपने 14 साल के पाले हुए हिंसा भाव से उन्मत्त हेलेन के पास जा रहा है, पर उसकी हिंसा में रक्त की प्यास नहीं है, केवल गहरी दाहक दुर्भावना है। इन 14 सालों में उसने जो यातनाएं झेली हैं, उनके 2-4 वाक्यों में मानो सत्य निकालकर विष के समान हेलेन की धमनियों में भरकर उसे तड़पते हुए देखकर वह अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता है। और वह वाक्य क्या है? हेलेन, तुमने मेरे साथ जो दगा की है वह शायद त्रिया चरित्र के इतिहास में भी अद्वितीय है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों पर अर्पण कर दिया। मैं केवल तुम्हारे इशारों का गुलाम था। तुमने ही मुझे रोमनाथ की हत्या के लिए प्रेरित किया और तुमने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी, केवल अपनी कुटिल काम लिप्सा को पूरा करने के लिए। मेरे विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न था। रोमनाथ और उसकी सादी पुलिस भी झूठी शहादतों से मुझे परास्त न कर सकती थी, मगर तुमने केवल अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, केवल रोमनाथ के विषक्त आलिंगन का आनंद उठाने के लिए मेरे साथ यह विश्वासघात किया। पर आंखें खोलकर देखो कि वही आइवन जिसे तुमने पैर के नीचे कुचला था, आज तुम्हारी उन सारी मक्कारियों का पर्दा खोलने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने राष्ट्र की सेवा का बीड़ा उठाया था। तुम अपने को राष्ट्र की वेदी पर हम कर देना चाहती थी, किंतु कुत्सित कामनाओं के पहले ही प्रलोभन में तुम अपने सारे बहुरूप को तिलांजलि देकर भोग लालसा की गुलामी करने पर उतर गई। अधिकार और समृद्धि के पहले ही टुकड़े पर तुम दुम हिलाती हुई टूट पड़ी। धिक्कार है तुम्हारी इस भोग लिप्सा को, तुम्हारे इस कुत्सित जीवन को। संध्या काल था। पश्चिम के क्षितिज पर दिन की चिता जलकर ठंडी हो रही थी और रोमनाथ के विशाल भवन में हेलेन की अर्थी को ले चलने की तैयारियां हो रही थीं। नगर के नेता जमा थे और रोमनाथ अपने शोक कंपित हाथों से अर्थी को पुष्पहारों से सजा रहा था एवं उन्हें अपने आत्मजल से शीतल कर रहा था। उसी वक्त आइवन उन्मत्त वेश में दुर्बल झुका हुआ, सिर के बाल बढ़ाए कंकाल सा आकर खड़ा हो गया। किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। समझे कोई भिक्षुक होगा जो ऐसे अवसरों पर दान के रूप से आ जाया करते हैं। जब नगर के बिशप ने अंतिम संस्कार समाप्त किया और मरियम की बेटियां नए जीवन के स्वागत पर गीत गा चुके, तो आइवन ने अर्थी के पास जाकर आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा,
यह वह दुष्टा है जिसे सारी दुनिया की पवित्र आत्माओं की शुभकामना भी नरक की यातना से नहीं बचा सकती। वह इस युग थी कि उसकी लाश। कई आदमियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और धक्के देते हुए फाटक की ओर चले गए। उसी वक्त रोमनाथ ने आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया और उसे अलग ले जाकर पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारा नाम क्लॉडियस आइवनॉफ है? हाँ, तुम वही हो। मुझे तुम्हारी सूरत याद आ गई। मुझे सब कुछ मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। हेलेन ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। अब वह इस संसार में नहीं है। मैं झूठ बोलकर उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तुम उस पर कठोर शब्दों का प्रहार करो या कठोर आघातों का, वह समान रूप से शांत रहेगी, लेकिन अंत समय तक वह तुम्हारी याद करती रही। उस प्रसंग की स्मृति उसे सदैव रुलाती रहती थी। उसके जीवन की यह सबसे बड़ी कामना थी कि तुम्हारे सामने घुटने टेककर क्षमा की याचना करे। मरते मरते उसने यह वसीयत की कि जिस तरह भी हो सके उसकी यह विनय तुम तक पहुंचाऊं कि वह तुम्हारी अपराधिनी है और तुमसे क्षमा चाहती है। क्या तुम समझते हो, जब वह तुम्हारे सामने आंखों में आंसू भरे आती तो तुम्हारा हृदय पत्थर होने पर भी ना पिघल जाता? क्या इस समय भी तुम्हें दीन याचना की प्रतिमा से खड़ी नहीं दिखती? चलकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मोशियो आइवन, तुम्हारा मन अब भी उसका चुम्बन लेने के लिए विकल हो जाएगा। मुझे जरा भी ईर्ष्या न होगी। उस फूलों की सेज पर लेटी हुई वह ऐसी लग रही है मानो फूलों की रानी हो। जीवन में उसकी एक ही अभिलाषा अपूर्ण रह गई आइवन, वह तुम्हारी क्षमा है। प्रेमी हृदय बड़ा उदार होता है आइवन, वह क्षमा और दया का सागर होता है। ईर्ष्या और दंभ के गंदे नाले उसमें मिलकर उतने ही विशाल और पवित्र हो जाते हैं। जिसे एक बार तुमने प्यार किया, उसकी अंतिम अभिलाषा की तुम उपेक्षा नहीं कर सकते। उसने आइवन का हाथ पकड़ा और सैकड़ों कौतूहलपूर्ण नेत्रों के सामने उसे लिए हुए अर्थी के पास आया और ताबूत का ऊपरी तख्ता हटाकर हेलेन का शांत मुखमंडल उसे दिखा दिया। उस निस्पंद, निस्तेष्ट, निर्विकार छवि को मृत्यु ने एक दैवी गरिमा से प्रदान कर दी थी, मानो स्वर्ग की सारी विभूतियां उसका स्वागत कर रही हैं। आइवन की कुटिल आंखों में एक दिव्य ज्योति सी चमक उठी और वह दृश्य सामने खिंच गया जब उसने हेलेन को प्रेम से आलिंगित किया था और अपने हृदय के सारे अनुराग और उल्लास को पुष्पों में कूदकर उसके गले में डाला था। उसे जान पड़ा यह सब कुछ जो उसके सामने हो रहा है स्वप्न है, और एकाएक उसकी आंखें खुल गई हैं और वह उसी भांति हेलेन को अपनी छाती से लगाए हुए है। उस आत्म आनंद के एक क्षण के लिए क्या वह फिर 14 साल का कारावास झेलने के लिए न तैयार हो जाएगा? क्या अब भी उसके जीवन की सबसे सुखद घड़ियाँ वही न थीं जो हेलेन के साथ गुजरी थीं? और क्या उन घड़ियों के अनुपम आनंद को वह इन 14 सालों में भी भूल सका था? उसने ताबूत के पास बैठकर श्रद्धा के कांपते हुए कंठ से प्रार्थना की, ईश्वर, तू मेरे प्राणों से प्रिय हेलेन को अपनी क्षमा के दामन में ले। और जब वह ताबूत को कंधों पर लिए चला तो उसकी आत्मा लज्जित थी, अपनी संकीर्णता पर, अपनी उद्विग्नता पर, अपनी नीचता पर। और जब ताबूत कब्र में रख दिया गया तो वह वहां बैठकर न जाने कब तक रोता रहा। दूसरे दिन रोमनाथ जब फातिहा पढ़ने आया तो देखा आइवन सजदे में सिर झुकाए हुए है और उसकी आत्मा स्वर्ग को प्रयाण कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी कैदी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नया